तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये डायलॉग आपने ज़रूर सुना होगा। दामिनी पिक्चर का बड़ा ही फेमस डायलॉग है, सनी देओल ने बोला है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हाय एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात करेंगे अब्यूज़ ऑफ लॉ के ऊपर। जब भी रिपीटेड एडजर्नमेंट्स होती हैं, जब भी आपको बार बार तारीख दी जाती है, बार बार आपको अगली हियरिंग डेट दी जाती है, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, कोर्ट के पास ये पावर है कि वे दूसरी पार्टी की रिक्वेस्ट पर प्रोसीडिंग्स को एडजर्न करके अगली तारीख दे। लेकिन ये कब दिया जाता है? जब उनको सफिशिएंट कॉज दिया जाता है कि भाई ये रीजंस हैं, अब मैं अगली तारीख क्यों चाहिए। साथ ही में ऑर्डर 17 रूल 1 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड यानी CPC 1908 ये कहता है कि एक लिमिट होती है एडजर्नमेंट्स की। आप किसी भी पार्टी को 3 एडजर्नमेंट से ज़्यादा नहीं दे सकते। बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटी आ गई, अर्थक्वेक हो गया या कुछ हो गया, तब एक अलग बात है, बट अदरवाइज 3 एडजर्नमेंट से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। ये क्यों बनाया गया है रूल? ये इसलिए बनाया गया है कि आप केस को बढ़ाते ना जाएं, खाम में अननेसेसरी डिले ना करें। साथ ही कोर्ट ने ये भी एक प्रावधान दिया है कि जब भी ऐसे एडजर्नमेंट्स होंगे और ऐसे ही फालतू तारीख पे तारीख होती रहेंगी, तो दूसरी पार्टी को ये जो पार्टी एडजर्न कर रही है केस, जो तारीख मांग रही है, वो कॉम्पनसेट करेगी। इसके लिए ही CPC में सेक्शन 35B में भी ये कहा गया है कि जब भी तारीख आगे बढ़ाई जाती है तो आपको कॉस्ट देना पड़ेगा फॉर कॉजिंग डिले। तो मान लीजिए एक तारीख फिक्स होती है और ये कहा जाता है कि जिस पार्टी ने तारीख मांगी है उसको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, तो उसने कहा अगली तारीख दे दीजिए। अगली तारीख वाले दिन जो पार्टी है वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करती है, तब क्या करें? और कहती है कि हमें अगली तारीख दे दीजिए। तो ऐसे में कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट पहले रीजंस लिखेगा कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे और आपने नहीं दिए। साथ ही वो कहेगा कि आप दूसरे पार्टी को कॉस्ट दीजिए। क्या कॉस्ट दीजिए? कि उनको रीइंबर्स कीजिए, जो उनको एक्सपेंस लगता है कोर्ट में आने का, या जो भी सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए वो रीइंबर्स करें। अब मान लीजिए कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया। अब मान लीजिए डिफ़ॉल्टिंग पार्टी प्लेंटिफ है, यानी जिसने कि केस फाइल किया था और वो कॉस्ट नहीं दे रही है, तो कोर्ट कहेगा कि देखिए आपने सॉल्व भी नहीं करना है केस, आप डॉक्यूमेंट्स भी नहीं ला रहे हैं, आपको तारीख पे तारीख भी चाहिए और आप कॉस्ट भी बेयर नहीं करेंगे, तो मतलब आप सीरियस तो हैं नहीं। तो सूट को डिसमिस ही कर दिया जाता है कि इसको ऐसा करते हैं, खारिज ही कर देते हैं। और अगर डिफ़ॉल्टिंग पार्टी मान लीजिए डिफेंडेंट है, तो उनसे कहेंगे देखिए आप सीरियस नहीं हैं, तो अगली बार आपका जो डिफेंस होगा ना उस पर भी बात नहीं की जाएगी, क्योंकि आप सीरियस तो हैं नहीं। इस पे केस लॉ भी है, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सेक्शन 35B CPC का बहुत ज़रूरी है और कॉस्ट तो दूसरी पार्टी को देनी ही पड़ेगी, और वो जो कॉस्ट है वो रियल और रियलिस्टिक होनी चाहिए, ऐसे नहीं आपने मनगढ़ंत कुछ भी दे दी। साथ ही मनोहर सिंह वर्सेस DS शर्मा के केस में भी ये कहा गया है कि ये बहुत ज़रूरी है जुडिशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। आप इसको हथियार की तरह यूज़ नहीं कर सकिए, बस आप तारीख पे तारीख लेते चले जा रहे हैं। कोई जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, और अगर आप बार बार ले रहे हैं तो आप कॉस्ट बेयर करेंगे इसकी। अब मान लीजिए जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है और जो ट्रायल कोर्ट है, और आपको लग रहा है ये कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं, और आखिर में आपको मिलती है बस तारीख, तो आपको क्या करना है? ऐसे में आप आर्टिकल 227 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और आप फाइल करते समय ज़रूर ध्यान रखिए कि जितने भी पास में डिलेज हुए हैं, जो भी तारीखें थीं और उनके जो रीज़न्स थे एडजर्नमेंट के, ये सारे के सारे आपकी रिपोर्ट साथ में आप अटैच करिए, जिससे कि स्पीडी ट्रायल हो। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करें, जितने भी एब्सेंसेस हुए थे, जो डिले हुए थे, उन सब का आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करें। इससे आपका केस और स्ट्रॉन्ग बनता है। अब ये तो हमने बात कर ली जनरल, बट अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं, मान लीजिए कि जो प्लेंटिफ है जिसने केस फाइल किया था आपके अगेंस्ट, है ना, वो तो आया और आप नहीं आए, आप डिफेंडेंट हैं, तब क्या होगा? कि अब ऑर्डर 9 रूल 6 CPC के तहत प्लेंटिफ जाके कोर्ट में कहेगा कि भाई मैं तो आया हूँ और डिफेंडेंट नहीं आया है, तो आप मेरे पक्ष में केस की सुनवाई कर दीजिए। तो कोर्ट क्या कहेगा कि समन
सर्व हुए थे, उनके पास सम्मन पहुंचा था। अब अगर तो सम्मन सर्व हुए थे तो कोर्ट कहेगा ठीक है, उनको आना नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके हिसाब से एक तरफा जो मेरे पास सबूत हैं, हाँ, और जो पार्टी अपीयर हुई है उनके हिसाब से मैं फैसला सुनाता हूँ। अगर सम्मन सर्व नहीं हुए थे तो कोर्ट कहेगा आप पहले सम्मन सर्व कीजिए उनको, दूसरी पार्टी को पता ही नहीं है किसको आना है। और अगर सम्मन सर्व हुए थे लेकिन टाइम पे नहीं हुए थे तो कोर्ट कहेगा आज की तारीख मैं अगली तारीख पे डाल रहा हूँ, एडजर्न कर रहा हूँ, आप प्रॉपर पहले सम्मन सर्व कीजिए, वो आएंगे और उसके बाद फिर सुनवाई होगी। वहीं पे अगर मान लीजिए डिफेंडेंट आ गया और जो प्लेंटिव जिसने केस डाला था वो ही नहीं आ रहा है, तो ऑर्डर 9 रूल 8 CPC में कोर्ट कहेगा कि भाई जब जिसने केस डाला है उसको इंटरेस्ट ही नहीं है केस में, तो डिसमिस कीजिए केस को, खाम में केसों की फाइल लगा रखी है, हटाइए केसों को, ज़रूरत ही नहीं है, उनको तो करना ही नहीं है। अनलेस एंड अनटिल डिफेंडेंट खुद कहता है आगे आकर कि हाँ भाई ये मेरा क्लेम है और ऐसा कुछ है, तो एक अलग बात है, उस हिसाब से कोर्ट पास कर देगा डिक्री। बट अदरवाइज़ जो कोर्ट के पास दस्तावेज होंगे उस हिसाब से वो फैसला करेंगे। और अगर प्लेंटिव ही नहीं आ रहा है तो डिसमिस ही कर देंगे, क्योंकि जिसने तो केस फाइल किया, जब उसी को इंटरेस्ट नहीं है तो केस किस बात का। तो आखिर में समझने की बात ये है कि जब भी ऐसे एडजर्नमेंट होते हैं और दूसरी पार्टी ऐसे बार बार एडजर्नमेंट कर रही है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप ये सारे एडजर्नमेंट को रिकॉर्ड कीजिए, इनके रीजंस को रिकॉर्ड कीजिए, आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करिए, इंसिस्ट करिए कि वो रिकॉर्ड करें रीजंस क्या हैं, जेन्युइन इसकी कॉपी भी लीजिए, मैंडेटरी है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत भी और बाकी और प्रोसीजरल कोड्स के तहत भी, क्योंकि इस बात पे माना जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। जो वक्त पे जस्टिस नहीं मिला उस जस्टिस का वैसे भी क्या फ़ायदा। तो समझने की बात यह है कि लॉ के अंदर सारे प्रोविजंस हैं, लॉ किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, लॉ सबके बराबर, सबके लिए एक बराबर है, सबके लिए है, लेकिन कोशिश तो आखिर में आप ही को करनी पड़ेगी। थैंक यू।